नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। रक्षक ही बन गया भक्षक, पुलिस की घिनौनी हरकत ने कर दिया शर्मसार। वीडियो वायरल होते कई पुलिसकर्मी कर दिए गए सस्पेंड। ससुराल में महिला की गोली मारकर हत्या, कई तरह की कही जा रही है बात, छानबीन में जुटी पुलिस। और बेखौफ अपराधियों ने एक और व्यवसायी को बनाया निशाना, हथियार के बल पर लूट लिया कैश और जेवरात। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया है। हादसे में एक शख्स को 3 पुलिस वालों ने सड़क से उठाकर नहर में फेंक दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली पुलिस की इस हरकत को किसी ने वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस वालों का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरे विभाग के मुंह पर कालिक पोत दिया है। वीडियो देख कहा यह जा रहा है कि अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस वालों ने घायल शख्स को घसीटकर नहर में इसलिए फेंक दिया ताकि उन्हें कोई कार्रवाई ना करनी पड़े। वीडियो फकोली ओपी क्षेत्र के ढोडी नहर पुल का है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि डे न्यूज नहीं करता है। तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। ये सिर्फ मानवता को ही शर्मसार नहीं करती बल्कि पुलिस वालों की मानसिकता पर भी सवाल खड़े करती है। अगर उसकी मौत भी हो गई थी तो उसकी पहचान करने के साथ साथ पोस्टमार्टम कराना जाना चाहिए था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद से फकोली ओपी की पुलिस ने डेड बॉडी को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला संज्ञान में आते एसएसपी ने फकोली ओपी के एक सिपाही, चालक और होम गार्ड के 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। दिनांक 8/10/2023 को फकोली ओपी अंतर्गत NH-22 के पास ढोही पुल है, उस पर ट्रक के द्वारा एक दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के क्रम में जो है उस व्यक्ति की लाश काफ़ी क्षत-विक्षत अवस्था में थी और कुछ उसका हिस्सा ट्रक के भीतर भी फंसा हुआ था। उस लाश का जो मुख्य भाग था उसे पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया SKMCH, और जो उसका कपड़ा वगैरह उसमें हल्का फुल्का फंसा हुआ था और भी थोड़ा बहुत जो पार्ट था, वहीं पुल के नीचे नहर है उसमें थाने के कर्मियों के द्वारा जो है उसमें गिरा दिया गया है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी जांच की गई है। जांच में जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। मुजफ्फरपुर के पीर थाना क्षेत्र के रामपुर दयाल वार्ड नंबर 10 में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार देर रात की है। मृतका की पहचान राजेश शाह की 25 वर्षीय पत्नी नीतू कुमारी के रूप में हुई है। मृतका के भाई पर ही गोली मारने का आरोप लगा है। बताया गया कि राजेश शाह ने करीब 6 साल पहले मुजफ्फरपुर के लकड़ी डाई की नीतू कुमारी से प्रेम विवाह किया था। राजेश अभी दिल्ली में है। मृतका के सास ससुर ने बताया कि नीतू का भाई सोनू शनिवार शाम को आया था। उसके लिए चिकन चावल भी बना। खाना पीना होने के बाद नीतू बर्तन साफ कर रही थी। सास ससुर सड़क की दूसरी ओर वाले घर में चले गए थे। कुछ देर बाद जब सास आई तो नीतू लहूलुहान पड़ी थी। उसका भाई वहां से फरार था। इधर नीतू के मायके वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने हत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
रात में 5:30 बजे गया है लड़की के भाई, खाना पीना खाया, 8:30 बजे कहानी है। हमारा 2 घर है, तो पूना घर में खाना पीना बनता है। हाँ, हम लोग सोचे हैं क्या घर में आज ताले बर्तन लड़की माज रही थी, ताले में इसको हमारा वाइफ को बोला कि आप जाइए, हम थोड़ा बात विचार भाई बहन में घर को आते हैं। हाँ, ताले में ही 10 मिनट के अंदर में हमारा वाइफ गया, फिर देखा कि मर्डर है, यही न पता है। कौन मारा गोली? इसका भाई। क्या नाम है भाई? अजी, इसका भाई का नाम है क्या नाम है? सोनू मारा। सोनू तो कह रहे कि भाई काहे मारेगा? हाँ, भाई काहे मारेगा? भाई मारा है। ये लोग कह रहा है कि आप ही लोग हत्या ना ना, भाई मारा, भाई सोनू को बनाइए ना, सोनू को बुलाइए। आपके सामने मारा गोली? ना, हम लोग पुराना घर पर नया घर पर आवाज सुने थे आप लोग? है ना, पड़ोसी का आदमी सुना था। हाँ, हमारा घर थोड़ा यहाँ से नया घर वहाँ तक पड़ता है। सोनू को भागते देखे? ना, कुछ नहीं। खोखा मिला? दूसरा के आदमी। हाँ, खोखा मिला है। कै गो खोखा मिला? असी सर जी लिए है। कै गो गोली मारे? एगो सुनते हैं। कहाँ मारे हुए हैं? हाँ, पेट में। हाँ। आप कौन हुए उसके? हमारा पूछो हुआ। क्या हुआ, पूरी बात बताइए तो। 5 साल हो गया शादी के, और जब शादी किए ना, तब लड़का हमको बहन के छोड़ के दूसरा शादी कर लिया, समझे। और तब यहाँ से हमारे बहन के दिन रात टोचर मारता कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। हमारे बहन नहीं भागता था, वह नहरा से समाज जाता, भाई भौजाई माई बाप के सब के, हमारे माई बाप भाई भौजाई खाना खर्ची के पैसा भेजता था, समझे। और तब खिलाता पिलाता यहाँ से लूर सिखा के भेजे कि वहीं पर बहन रहेगा, और दिन रात मार के भगा रहा था। और तब हमारे भाई के बुला लिया कि ले जाओ, बुला के यहाँ से बुला के बहन के ले जाओ। जब हमको भाई गया लाने, और तब रात के फ़ोन करता है कि भाई बहन के मार के चल गया। भाई बहन के मार के चल जाता है, भाई मार देगा बहन के। कौन मारा? उसको मारा सास ससुर। और भाई के हमको बुलाया फ़ोन करके कि बहन के यहाँ से ले जाओ ससुराल से, हम तुमको बहन के यहाँ पर नहीं रखेंगे। काहे मारा? सास ससुर काहे मारा? तो वही न जाने, भगाता था कि यहाँ से भागो, तुमको पति हमको पैसा नहीं देता था, तुमको कैसे खिलावेंगे, या नहीं रखेंगे। कौन चीज से मारा है? बोलता है कि गोली से मारे हैं, क्या चीज़ से मारे हम सब नहीं देखे हैं। हम लोग के बिने पर फ़ोन किया है, तब हम लोग सब आए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शादी कब हुई थी उसकी? 5 साल। क्या वो बाल बच्चा? एको गो ना, पति साथ में रहवे ना करता है, तो बाल बच्चा कैसे हो जाएगा? पति का क्या नाम है? राजेश। कहाँ है पति? दिल्ली। क्या करता है वहाँ? कुछ गाड़ी चलाता है, मोबाइल। हाँ, मोबाइल बनवाता है। सुनते हैं कि गाड़ियों चलाता है, कि जाने दोगला कौन कौन काम करता है। भी शादी किया है? हाँ, वो शादी किया हुआ है। अच्छा, आप नीतू का पहला शादी है कि दूसरा? ये पहला शादी है नीतू का। हाँ। कल दिनांक 7/10/2023 को पियर थाना अंतर्गत रामपुर दयाल वार्ड नंबर 10 डीह टोले में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में पियर थानाध्यक्ष घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और वहां पे पूछताछ किया तो पता चला कि मृतका, जिसका नाम नीतू कुमारी है, उम्र 25 वर्ष, जिसके पति का नाम राजेश शाह है, जो लगभग काफ़ी समय से गुड़गांव हरियाणा में रह रहे हैं। और ये मृत राजेश शाह की दूसरी पत्नी है, शादी लगभग 5 साल पहले हुई है। मृतका का मैके के माँ पिता जो है सिकंदरपुर ओपी स्थित लकड़ी ढाई में नगर क्षेत्र में रहते हैं। उनको भी सूचना दे दी गई है। उनके सूचना के आधार पर वो थाने पे पहुंचे हुए हैं और एक लिखित आवेदन जो है दे रहे हैं। इस संबंध में और भी छानबीन की गई है, अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। इस घटना को कारित करने में कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहन छानबीन चल रही है और जो भी इसमें शामिल होंगे उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी को निशाना बनाते हुए हथियार के बल पर कैश और सोने का चैन लूट लिया। मामला सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही डुमरी रोड की है। शनिवार की देर रात दवा व्यवसायी यशराज अपनी दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे, तभी अपाची बाइक सवार 2 अपराधियों ने यशराज को हथियार दिखाकर रोक लिया और उनके गले से सोने का चैन और 17,300 रुपए लूटकर फरार हो गए। दवा दुकानदार यशराज ने पुलिस को बताया कि वह दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे, तभी गोबरसही डुमरी रोड में अपाची सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। कल घटना ये है कि हम
एक दवा व्यवसायी हैं और रात 10 बजे के करीब में अपनी दुकान से घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में दो अज्ञात व्यक्ति रोककर हथियार धराधर हथियार बंदूक टाइप का वो सटा दिए और गले का चैन और जो दुकान का पैसा था वो छीन कर निकल गए। अपराधी किस बाइक से सर? पाची था, वही ब्लैक और सिल्वर कलर में जो मिक्स कॉम्बिनेशन में जो नया आया है वही वाला। कहाँ घटना को अंजाम दिया गया था, किस जगह? ये गोवरसही डुमरी रोड में एक जगह है जामुनदास विवाह भवन, उसी के नज़दीक में बहुत सारा पानी लग जाता है। उसी पानी की वजह से बहुत स्लो हो जाता है यात्री का आना जाना, उसी क्रम में उसी बीच में हो। तो अपने दुकान से घर जा रहे थे? जी हाँ, घर जा रहे हैं। किस नाम से दुकान है और कहाँ पर दुकान जी है? गोवरसही चौक पे मेरा माँ तारा मेडिकल हॉल दुकान है और घर गोवरसही पोखर दुर्गा मंदिर के समीप हुआ। कितने बजे की घटना है? ये रात को 10 बजे की घटना है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर गोलियों की तड़बड़ाहट से लोग दहशत में आ गए हैं। अपराधियों ने एक बैंक कर्मी को गोली मार दी। घटना मनियारी थाना के रामपुर काशी चौक अनवरा पुल के पास की है। मृतक की पहचान सकरा बरियारपुर ओपी क्षेत्र के 23 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई। वह बैंक से घर लौट रहा था। अपराधियों ने उसका पीछा कर रामपुर काशी चौक के पास गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज शुरू होते उसकी मौत हो गई। आपसी रंजिश या लूटपाट में गोली मारी गई। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन में जुट गई है। अपराधियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना के बाद से परिवार में कोहरा मचा हुआ है। घटना हम लोग वहाँ मोमोज खा के जा रहे थे, तो बाइक गिरा हुआ था। अच्छा। तो हम लोग सोचे कि एक्सीडेंट कर गया, तो हम लोग यहाँ तक चले आए। फिर इधर से आदमी लोग दौड़ते गया। हाँ। तो हम लोग भी पीछे पीछे गए। हाँ। वहाँ जाने के बाद सब उठा तो हम लोग को पहचान हुआ कि हमारे गाँव का है। पता नहीं वो समूह में काम करता है। उस समूह में काम करता था। गोली उली मारने की बात सामने आ रही है। गोली लगा हुआ था। हम लोग उठा के 112 पे रखे थे तो गोली। हमको कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। हमको उसी कहे कि जैसे जैसे घटना हो गया है घर पर आइए। घर पर आए हैं तो गाड़ी भरा हुआ है, वहाँ से चले आए हैं। तो हुआ मालूम हुआ जो गए हैं कौन ब्रह्मपुरा में जो है अभी बैरिया में माँ जानकी में, और हुआ पहुँचने ही वाले हैं तब रास्ते में से मालूम हो रहा है कि मेडिकल चला गया, तो यहीं सीधे चले आए। क्या कितना गोली लगा हुआ है बच्चा को? पीठी में एगो गोली है लगा हुआ शायद। कहाँ पे मारा है गोली? जगह? मुरारपुर में। मुरारपुर और मनियारी के बीच। कहाँ जा रहे थे वो? बरियारपुर। घर जा रहा था। काम कहाँ करते थे? काम तो मुजफ्फरपुर में करता था। उसका रहते यहीं पे थे? हाँ, डेरा था मुजफ्फरपुर। सैटरडे को जाते थे? हाँ। मुजफ्फरपुर में किस जगह पे काम कर रहे हैं? वो शायद है गोवरसही में है शायद उसका ऑफिस। आज मनियारी थाना अंतर्गत अनवारा हरा मशीन से 150 मीटर पहले महुआ रोड में एक मोटरसाइकिल सवार जिसका नाम राहुल कुमार सोनी, पिता के नाम राजेंद्र शाह, ग्राम बरियारपुर बताया जा रहा है, जिसको अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर भाग गया, जिसे पुलिस कार्रवाई करते हुए SKMCH मुजफ्फरपुर लेके गई, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है, जिसमें व्यक्तिगत रंजिश के कारण गोली मारकर हत्या की गई है। रामविलास पासवान की 77वीं जयंती पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से रविवार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट स्थित पार्टी कार्यालय में धूमधाम से जयंती मनाई गई। नेताओं ने रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि रामविलास पासवान अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा बेदाग रहे। जब जब गरीब एवं शोषितों पर अत्याचार हुआ तब सदन में मामला उठाकर न्याय दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए संसद भवन में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग की गई। इस दौरान उनके सपने को साकार करने का संकल्प लिया गया। आज माननीय केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि 8-10-23 को हम लोग पार्टी कार्यालय मुजफ्फरपुर में मना रहे हैं, और उनका तीसरा पुण्यतिथि है
हम लोग धूमधाम से इनका अच्छी तरह से पार्टी कार्यालय में पुण्यतिथि मनाए हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय जो भी कमेटी में है, सभी लोग आज उपस्थित होकर माननीय हमारे रामविलास जी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना किए थे, उनका पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि आज हम लोग मना रहे हैं। क्या कुछ किया गया जयंती पर? जैसा कि आप जानते हैं कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा हमारे मार्गदर्शक, जिनके रास्ते पर चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तीसरी पुण्यतिथि है और हम सभी कार्यकर्ता काफी आहत हैं उनके चले जाने से, और उनके जो बताए हुए रास्ते का जो बताए थे उसी पर हम लोग चल रहे हैं, ताकि इस समाज का भलाई और देश आगे बढ़े। आज तीसरी पुण्यतिथि पार्टी कार्यालय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मुजफ्फरपुर के प्रांगण में मनाया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष समेत, दलित सेना के जिलाध्यक्ष समेत सभी लोग उपस्थित थे। और हम लोग आज प्रण किए हैं कि रामविलास के बताए हुए रास्तों पर, सिद्धांतों पर चलेंगे। जिला कार्यालय मुजफ्फरपुर अखाड़ा घाट स्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह जी के निवास स्थान पर हम लोग पार्टी कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किए हैं और साथ ही भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री से सम्मानित, भारत सरकार के कई एक पदों पर रहे मंत्री, विकास पुत्र शेरे हिंदुस्तान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि आज हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मुजफ्फरपुर में मना रहे हैं। और आज तो पार्टी ही कार्यालय नहीं, प्रखंड स्तर पर भी मेरा कमेटी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना है, मुजफ्फरपुर के सभी प्रखंडों में हम लोग का आज कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने रविवार को सरैया प्रखंड के कई गांव में जनसंवाद कार्यक्रम चलाकर कार्यकर्ताओं से गरीबों को केंद्रीय योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने का अपील किया। बखरा एवं बसतपुर गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने, समाज के पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, शौचालय से वंचित सभी गरीबों के लिए शौचालय की सुविधा, गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त चिकित्सा सुविधा, बेटियों के लिए सुकन्या योजना, वृद्ध लोगों के लिए अटल पेंशन योजना, गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराने सहित दर्जनों योजना चलाकर अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दिया है। मौके पर उपस्थित वार्ड पार्षद जय मंगल मांझी, मुखिया प्रतिनिधि सुनील शर्मा, संजय सिंह, मुन्ना पांडे, अंकेश ओझा, प्रीतम कुमार, राकेश सिंह सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी जन संवाद कार्यक्रम के तहत आज मैं सरैया प्रखंड के बसतपुर गांव पहुंचा हूं, जहां लोगों के बीच प्रधानमंत्री के द्वारा 9.5 वर्षों में आम आवाम के हित में उठाए गए योजनाओं, उठाए गए कदम की जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। मुख्य रूप से महिलाओं को 33% आरक्षण, समाज के 18 जाति जो पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के हैं उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, महिलाओं के लिए खासकर स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शौचालय की व्यवस्था, बेटियों के उत्थान के लिए हम लोग सुकन्या योजना चला रहे हैं। खासकर जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े लोग हैं, जो लकड़ी पर महिला खाना बना रही थी, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही करोड़ों परिवार को गैस कनेक्शन का सुविधा उपलब्ध कराया था। फिर इस बार देश के 75 लाख गरीबों के घर में
चूल्हा बंद होके गैस के चूल्हा पर खाना बने, इसके लिए 75,000 लोगों को लाभान्वित करने का योजना है। इतना ही नहीं, कई ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो योजना गरीबों के हित में प्रधानमंत्री ने लाया है, चला रहे हैं। और गरीब जो है आज भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा जो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, जो किसानों को 6,000 रुपया का आर्थिक सहायता दिया जा रहा है, ऐसे कई सहायताओं का अपने से चर्चा करके और प्रधानमंत्री के प्रति काफी विश्वास जताया है। वहीं दूसरी ओर ये राज्य सरकार जो निकम्मी सरकार है, उसका आम जनता में विश्वास पूरी तरह समाप्त हो गया है। दारू शराब के नाम पर गरीबों को घर में घुसकर पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे भी गरीब काफी आक्रोशित है। हम आज इस बैठक के माध्यम से हम राज्य सरकार और बिहार के पुलिस अधिकारी को भी कहना चाहते हैं कि दारू और शराब के नाम पर यदि गरीबों को आप प्रताड़ित करिएगा तब ये बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले दिनों में गरीब बिल्कुल सोच कर बैठा है कि इस बार नीतीश सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए हैं और गरीबों के बीच जनसंवाद किए हैं। यह कार्यक्रम बसंतपुर के अलावा बखरा में भी हुआ है, जहां सैकड़ों के तादाद में समाज के गरीब तबके के लोग भारत सरकार और नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के बारे में सुना है और सबों ने कहा है कि फिर भारतीय जन नाट्य संघ की सांस्कृतिक यात्रा ढाई आखर प्रेम रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां एलएस कॉलेज में इस यात्रा का जनगीतों के साथ स्वागत किया गया। हम गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे जब तक रोटी के प्रश्नों पर रखा रहेगा भारी पत्थर जैसे जनगीतों नगीन तनवीर के कबीर गायन से कॉलेज परिसर गुंजयमान होता रहा। इप्टा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश वेदा ने कहा कि यह यात्रा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और प्रेम का संदेश लेकर गांव देहात शहर कस्बों से होते हुए जनता के साथ संवाद करते हुए गुजर रही है। मकसद है लोगों की मानसिकता पर जमी गर्द को झाड़ना और उसे देश में नफरत फैला रही ताकतों के खिलाफ जगाना और सकारात्मक वैचारिक ऊर्जा का संचार करना है। ढाई आखर प्रेम यानी प्रेम के लिए ये सांस्कृतिक यात्रा है और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, हिंदी में जिसको भारतीय जन नाट्य संघ कहते हैं, संक्षेप में इसको इप्टा कहते हैं, जिसकी स्थापना 1940 में आज़ादी की लड़ाई के बीच में हुई थी और इस देश के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसका नामकरण किया था। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, सरोजिनी नायडू, पृथ्वीराज कपूर से लेकर के प्रहलाद साहनी और तमाम लोग, काफी आदमी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और इस तरह से पूरे देश के बहुत सारे लेखक कलाकार, पंडित रविशंकर इससे जुड़े रहे। और यात्राओं का सिलसिला इप्टा की लंबी परंपरा है। पिछले साल 9 अप्रैल से 22 मई तक 5 राज्यों की ढाई आखर प्रेम के नाम से हमने यात्रा की थी। इस बार इप्टा ने तमाम और संगठनों के साथ मिलकर के, जिसमें लेखकों के संगठन हैं, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच, दलित लेखक संघ और छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे अनगिनत सैकड़ों थिएटर के कलाकारों के संगठन हैं, जो साथ मिलकर के 28 सितंबर को 2023 को अलवर राजस्थान से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये दूसरा जत्था है। इसके बीच में 4 जगहों पर अलग अलग एक दिन पद यात्राएं हो चुकी हैं और इसके बाद पूरे देश में 22 राज्यों में ये यात्रा चलती हुई 30 जनवरी 2024 को दिल्ली में गांधी के शहादत दिवस पर इसका समापन होगा। इस यात्रा के माध्यम से हम देश में जिस तरह की नफरत का माहौल है, जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, जिस तरह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक समरसता का, एक प्रेम का और एक बंधुत्व का एक संदेश देने के लिए हम यात्रा में निकले हैं। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई तो मजा आ गया। इस पर जब नई दिल्ली से पहुंचे निजामी बर्दस्त ने कव्वाली प्रस्तुत किया तो मुजफ्फरपुर शहरवासी झूम उठे।
आयोजन था सेंट स्टेफेंस कॉलेज नई दिल्ली के एकेडमिक्स के डीन से इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मलय नीरव की ओर से आयोजित मिलन समारोह का कलाकारों ने एक अनहैया याद है कुछ भी हमारी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है, समेत एक से बढ़कर एक गीतों पर कव्वाली प्रस्तुत कर ऐसे समा बांधा जो जहां थे थिरकने पर मजबूर हो गए। कार्यक्रम में शहर के आम से खास लोग तक पहुंचे। मेरे ख्वाबों की शहजादी, ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महज जमीनों का, मैं आशिक महज जमीनों का, तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं, हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम ज़माने से अता से बहाने से, जरा अपनी सूरत दिखा दे, सदा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवाना तुझको इस महफिल में रुसवाना कर दूँ, खुदा नसीबों पे बलिदान कर दूँ, तो
जख्म पे जख्म, जख्म पे जख्म खा के जी, जख्म पे जख्म खा के जी, अपनी लहू में डूब दी, अपने लहू में डूब दी, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू में डूब दी, लबों से इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जाती है जीनों पे दिल लगी, दिल लगी भूल जाती है जीनों पे दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में, मोहब्बत ले लो, मोहब्बत की राहों में, मोहब्बत ले लो, सपने में मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, सपने में मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, अभी दिल किसी से लगा कर अपने में मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, अभी दिल किसी से लगा कर बोलेगा, मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना रिपोर्ट जारी किया है वह सिर्फ और सिर्फ एक खास चहेते समुदाय और संप्रदाय को खुश करने के लिए किया गया है। रिपोर्ट में कानू हलवाई का 2 कॉलम बनाकर इस समाज को कमजोर करने और दिखाने का काम किया गया है। संगठन के संयोजक जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि कानू हलवाई वैश्य एवं अति पिछड़ा जाति में सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। इस बार के जारी सर्वे रिपोर्ट भी गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नवीन कुमार, संजय कुमार, अनिल गुप्ता, संजीव गुप्ता सहित समाज के कई अन्य नेता मौजूद रहे। अभी जो बिहार में बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना जो किया गया है, जिसका प्रकाशन अभी हाल में ही हुआ है, इस प्रकाशन में कानू समाज को और हलवाई समाज को 2 जगह बांटने का काम किया गया है, जबकि कानू जाति का नाम है और हलवाई इनका पेशा है। और एक साजिश के तहत बिहार सरकार ने कानू को और हलवाई को 2 जगह बांटकर इसे आबादी कम करने का साजिश किया गया है। 2011 में यही एनडीए की सरकार, हम लोग की सरकार थी, उस समय अनुग्रह नारायण संस्थान से कानू जाति का सर्वे कराया गया था। तो उस सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार इथनोग्राफी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे पास है, इथनोग्राफी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह देखिए रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो है 5.5% कानू की आबादी दिखाई गई है। बिहार सरकार कर रही, मैं नहीं कर रहा। और अभी जो सर्वे कराया गया है, इस समाज को छोड़ छाड़ के सर्वे कराया गया है और 2 जगह बांट दिया गया है। एक जगह कानू को 2.29% दिखाया गया है और हलवाई को 0.6080% दिखाया गया है। दोनों मिलाकर के अभी 2.8209% दिखाया गया है, जो आधा से थोड़ा ज़्यादा है। जो इन्हीं का रिपोर्ट, इनका जो रिपोर्ट कहता है बिहार सरकार का 2011 का, उसमें जो 5.5% था, उसको इस बार के सर्वे में आधा से थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया, जो इस समाज के साथ एक साजिश किया जा रहा है। हम लोग सरकार से पुनः इसे सही ढंग से सर्वे का मांग करता हूँ। और अति पिछड़ा समाज में यह समाज सबसे बड़ी आबादी वाली समाज है और बिहार सरकार का रिपोर्ट भी कह रहा है। तो इस हिसाब से इस समाज को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से के बारे में केंद्र अपना फैसला लेगी। लेकिन राज्य सरकार में जब हम लोग सरकार में थे, एनडीए की सरकार थी और हम सब लोग फैसला में शामिल थे,
हम लोग जाति जनगणना से दूर नहीं थे, उससे अलग नहीं है। दोहरी नीति था, एक बार आप समर्थन किए थे फिर बाद में नहीं न्यायालय तक पहुंच गए। नहीं, न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी के कोई आदमी नहीं गया है। हम लोग इसके पक्षधर रहे हैं। आपको बता दें, आपको मालूम है, मीडिया के भाई हैं, जब एनडीए की सरकार थी या अभी जो ढोल बजा रहे हैं राजद वाले, उस समय सरकार में नहीं थे, सरकार में हम ही लोग थे। एनडीए की सरकार थी, उसी समय यह निर्णय लिया गया था जाति जनगणना करने का। हम लोग भी चाहते हैं कि जो जाति की कितनी आबादी है और उसकी क्या हैसियत है, उसकी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो क्या स्थिति है, इसकी गणना होनी चाहिए। और जो समाज से अलग जो जाति रह गया है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए यह जरूरी था। भाजपाई बता रहे हैं कि हम लोग हिंदू हैं, आप फिर जाति की बात कर रहे हैं, मतलब जात कर रहे हैं। भाई फिर आप कैसे भाजपाई? नहीं कहा, मैं तो हिंदू हुई ही। आप कहाँ कह रहा कि हिंदू से हम अलग है? हम सनातन नहीं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि हम 82% वाले लोग हैं। लेकिन आबादी खोज रहे हैं। नहीं, आबादी इसलिए खोज रहे हैं कि जो आबादी की बात करते हैं, जो पिछड़ों की बात करते हैं, जो अति पिछड़ों की बात करते हैं, जो नीतीश जी की पार्टी जो जदयू है, जो अति पिछड़ा की बात करती है, जो राजद है, जो पिछड़ों को और अति पिछड़ों की बात करती है। लेकिन उन्हीं के हिसाब से मैं कहता हूँ कि 36% वह जो अभी सर्वे आया है, अगर उसको ही मानिए तो 36% से ज़्यादा आबादी अति पिछड़ों की है। अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बिहार जाति जो जनगणना जो रिपोर्ट जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा, वो सरासर गलत है। ये एक राजनीति आने वाले चुनाव को मद्देनज़र रखकर इस सर्वे को जारी किया गया है। जो जाति जो कानू है, हलवाई है, जो उसको एक साथ होना चाहिए था तो उसको अलग अलग दर्शाया गया है। वैश्य में भी बहुत सी उपजाति को अलग कर दिया गया है और कुछ जाति जो उपजाति में बटा था उसको एक कर दिया गया है। तो ये सरकार जो है अपने हिसाब से इस जाति जनगणना के सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया है, जिससे कि चुनावी लाभ उस सरकार को हो। आज कानू हलवाई समाज सबसे पिछड़ा है, शोषित है और इसका पेशा ही मतलब कि खाना बनाना, मिठाई बनाना, ठेला लगाना, भूजा भूजना, इस तरह का गरीबी आर्थिक रूप से कमजोर है। आज सरकार का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग को जो बांट के दिखाया गया है, बांटने से क्या होगा कि हम अपनी जो हिस्सेदारी मांगेंगे तो वो हिस्सेदारी हमारी कमज़ोर हो, आपस में ही हम लोग लड़े। हम इस मंच के माध्यम से बिहार सरकार से कानू हलवाई और जो उपजाति है वो सबको एक करने की मांग करते हैं। और दूसरा, इस रिपोर्ट की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। आज कानू हलवाई समाज को किसी राजनीतिक दल ने लोकसभा में आज तक कोई टिकट नहीं दिया। इतनी बड़ी आबादी है, अति पिछड़ा में, वैश्य में सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी आज हम लोग को लोकसभा के सीट से वंचित रखा है। तो अब सरकार की मंशा है कि हम लोग शोषित रहें, पिछड़ी रहें और हम लोग डिमांड नहीं रख सके। आज सरकार की यही मंशा के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है कि जो लोग एक जाति विशेष को परसेंटेज को इस तरह दिखाया गया है कि लगता है कि सबसे भारी है वही, एक समीकरण जो बताया गया है कि वो सबसे भारी है, दूसरा कोई लोग, दूसरे कोई जाति, दूसरे कोई वर्ग के लोग उस आवाज़ नहीं उठाए। ये हमारी नहीं, ये सरकार की जो मंशा है और नियत है, इस पर सवालिया प्रश्न उठता है कि उन्होंने ही इस एक जाति को विभक्त करके अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। हमारे जो है शादी ब्याह सारा चीज़ जो है होता है, तो चूँकि पहले से एक चला आ रहा है और इसको बांट कर ही जो है, जब तक बांटो
डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेज की थी वो आज तक भी लागू है, लेकिन उसको लागू करने का तरीका बदल गया है। उसको आज एक तरह से जो है राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह बांट दिया गया है। तो हम सब एक हैं, एक जाति में विभक्त करके हमारे परसेंटेज को बहुत कम कर करके दिखाया जा रहा है, ताकि आप राजनीतिक हिस्सेदारी में मांग नहीं उठा सकें, क्योंकि अब बोला जाएगा कि आप लोग तो इतना है, इतना ही कम है। तो हम लोग एक है तो उसका एक होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो पहले का जो हुआ था उसमें 5.5% है, तो कहाँ आज तक ऐसा हुआ कि 5.5% से हमारी जनसंख्या जो है घट जाएगी? उसको बढ़ना ही था, नहीं तो कम से कम आबादी जब नियंत्रीकरण भी हो रहा है तो आबादी 30 साल में डबल हो जाता है। तो ये इसके अनुसार से 1% 2% जनसंख्या और बढ़ ही जानी चाहिए थी, जो कि घटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो है सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुआ। आप खुद बताइए कि आप जब सेंसस होता था, जनसंख्या का जो सर्वे होता था 10 साल में एक बार होता था, तो उस समय 6 महीना 8 महीना लगता था तब जाके सर्वे पूरा होता था, जबकि उस समय की जनसंख्या बहुत कम थी, 100 करोड़ भी जनसंख्या नहीं थी। हमारी जनसंख्या जो है उस समय जब 80 के लगभग में 78 करोड़ थी, आज हम लोग 140 करोड़ जनसंख्या है, और उसके बाद हमारी जनसंख्या और घटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी से प्रतीत होता है कि हमारी जो है जनसंख्या का सही ढंग से आकलन नहीं किया गया है, या अगर किया भी गया है तो सर्वे को हटा दिया गया हो, राजनीतिक लाभ के लिए हटा दिया गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सर्वे में पहले ज़्यादा हो और आज हमारी कम हो जाए। तो दूसरा है कि प्रश्न एक ये उठता है, दूसरा सभी जातियों को सर्वे में का या तो फिर से समीक्षा करके फिर से सर्वे किया जाए, कोई हड़बड़ी नहीं है, 6 महीना लगे 8 महीना लगे, लेकिन अगर आपको सर्वे करना है तो आप सही सर्वे कीजिए। दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे आदमी जो छूट गए हैं, उसका सर्वे हो ही नहीं पाया है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। आप उसके लिए एक समय दीजिए, 1 महीना का समय दीजिए, आप वहाँ पर गजट रहे, उसमें आदमी अपना देखे कि मेरा नाम आया है कि नहीं सर्वे में। अगर नहीं आया है तो ऑनलाइन जाके उस सर्वे में अपना नाम जुड़वाए, तब जाकर सही जनगणना हो पाएगी। आप 1 महीना समय देकर दीजिए। आजकल तो सब आदमी मोबाइल चलाने जानते हैं, पेपर में एडवर्टीजमेंट दीजिए कि भाई जिनका आप अपना चेक कर लीजिए नाम नहीं जुटा है तो आप अपना नाम उसमें जुड़वाइए, ऑनलाइन दीजिए। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद तब सही जनसंख्या का ये होगा। रही बात कि आपका क्वेश्चन उस समय था कि आप लोग हिंदू और की बात करते हैं, मैंने बीजेपी के रूप से आप पूछे थे, लेकिन देखिए यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात यह है कि भागीदारी की बात हो रही है। आप जब अच्छे खासे संख्या में हैं और आपको अगर सब चीज़ सही ढंग से मिलेगा तो आप क्यों विरोध कीजिएगा? लेकिन विरोध तो तब होगा जब आपको उचित भागीदारी नहीं मिलती है। आपको आज तक टिकट नहीं मिलता है, आज तक बीजेपी वाला हो चाहे राजद वाला हो या जदयू वाला हो, किसी ने भी समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया। आज बीजेपी 2 टिकट दे दी, ठीक बात है, लेकिन अदरवाइज और भी कोई पार्टी सही ढंग से नहीं दी। तो हमारा भी हिस्सेदारी जो है राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अच्छा हो, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें और एक समाज में एक मुकाम हासिल कर सकें। हमारी यही इतना ही कहना है, और सरकार से फिर से मैं मांग करता हूं कि इसकी पुनर्समीक्षा हो और एक नया ये हो, समय दीजिए। जिनका नाम छूट गया है वो नाम अपना जुड़वाएं, वो पहले अपना देख लें कि मेरा नाम है कि नहीं। आप ऑनलाइन प्रकाशित कीजिए, वहाँ चेक करेंगे, मेरा नाम हो सकता है कि मेरा नाम ही नहीं हो, हम कैसे जाने कि मेरा नाम है या नहीं है? तो आप ऑनलाइन एकदम क्लियर कीजिए, हम अपना उसमें चेक करेंगे, जैसे आधार का चेक होता है, जैसे वोटर का हमारा भी चेक होगा। हमारा नहीं होगा तो हम नाम जुड़वाएंगे, उसके बाद जब डाटा आएगा तब वो एक्चुअल डाटा होगा। इसलिए सरकार से मेरी फिर मांग है कि आप उसको जोड़िए, आप उसको प्रकाशित कीजिए कि आपका छूट गया, आप चेक कीजिए और उसके बाद नाम जुड़वा सकते हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के एक होटल में आयोजित बिहार खत्री सभा की बैठक में खत्री जाति की गणना में त्रुटि को प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने पर निर्णय लिया गया। साथ ही सही गणना सभा के माध्यम से करवाने का भी सहमति बनी। सीतामढ़ी से रविंद्र मेहता, सुनील मेहता, मधुबनी से अरुण कुमार सहगल, रणधीर खन्ना, वैशाली से विशाल मेहरोत्रा, पटना से प्रेमनाथ खन्ना, पप्पू खत्री, मुजफ्फरपुर से जिला अध्यक्ष अश्विनी खत्री, महामंत्री विमल किशोर उप्पल, शेखर मेहता, राजकिशोर उप्पल, राज कपूर, अनुभव, मुकेश महता, अंकित महता सहित समाज के कई अन्य सदस्य बैठक में मौजूद रहे। का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम हुआ अनंत अरोड़ा। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में हर जिले से एक 2 आदमी को बुलाया है एक अहम मुद्दे के लिए। और ये अहम मुद्दा है कि खत्री जाति बिहार में काफ़ी संख्या में और लाखों में 2-3-4 लाख है,
और उसका जो हमारा जातीय जनगणना हुआ है एक बड़ा सराहनीय कदम है, अच्छा कदम हुआ है बिहार के लिए। मगर हमारी जाति को मात्र 29,000 समथिंग दिखाया गया, जो कि मैं पटना से आया हूँ, पटना में 30,000 से ऊपर होंगे। हमारे मधुबनी से मित्र आए हैं, हमारे हर जिला से यहाँ लोग आए हैं। तो उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए, कहीं 10,000 हैं, कहीं 25,000 हैं, कहीं 30,000 हैं, और मात्र 29,000 दिखाया है। तो हम लोग सब भाइयों से अपनी जितनी कमेटी के जो कर्मठ नेता हैं, खत्री नेता, उन लोग को आज बुलाया है, उन लोग से राय करने को कि किस तरह से हम लोग अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री के आगे रखें कि कहीं न कहीं इसमें त्रुटि रही है। क्योंकि हमारे इस पार में बहुत से लोग मेहता लिख देते हैं, कहीं वो कोहड़ी में न चला गया हो, सिंह लिखते हैं, कहीं भूमियाड़ में न चला गया हो, बहुत से पंजाबी लिख देते हैं जबकि वो खत्री हैं। तो कहीं न कहीं त्रुटि रही है। त्रुटि के कारण ये सारांश जो आया मात्र 29,000 आ गया, जबकि हम लोग 2-4 लाख हैं। तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए हम लोग ये बैठक बुलाई है कि कैसे हर प्रखंड, हर जिला से इसका डाटा हम लोग उपलब्ध करें। उन लोग को जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि उसको डाटा उपलब्ध करके उसके बाद पूरा उसके मेमोरेंडम बना के हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पेश करेंगे कि इस पर ध्यान आकर्षण किया जाए और इस त्रुटि को दूर करने की कृपा की जाए, ताकि बिहार में खत्री जाति की क्या संख्या है वो सबके सामने आ सके। इसी के लिए आज हम लोग ने ये बैठक रखी है। और इस पे देखिए आज हम लोग ने रखा है, काफ़ी जगह से लोग आए हैं, जैसे सीतामढ़ी से है, मधुबनी से हैं, वैशाली से हैं, चंपारण से हैं, पटना से है, दरभंगा से, सारी जगह से यहाँ लोग आए हैं, जमदाहा से हैं। तो हम लोग उन लोग से राय ले रहे हैं कि आपके यहाँ कितना है। तो कोई बोल रहा 10,000, कोई बोल रहा 30,000, कोई बोल रहा 25,000, हम पटना से 30,000 वहाँ है। तो इस हिसाब से तो अगर बिहार में 42 जिला हैं तो कितना हो जाएगा। तो हम लोग इस जो त्रुटि को ठीक करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए और मुख्यमंत्री जी के आगे मेमोरेंडम देने के लिए बैठे हैं कि कैसे इस गतिविधि को हम लोग सही करके उनके आगे रखें ताकि ये त्रुटि दूर हो सके। उन्होंने एक बात बोला अभी गठबंधन की बैठक में, सारे दल के थे, सारे पार्टियां के थे कि ये त्रुटियां रही हैं कुछ, तो उसको मिलजुल के और लोग बताएंगे उसको ठीक किया जाएगा। तो आज इसी के लिए हम लोग उपस्थित हैं। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के तहत सांसद अजय निषाद ने रविवार को मुजफ्फरपुर के किशनपुर बलौर पंचायत के मुजफ्फरा कमतौल गांव में ग्रामीणों के साथ विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। ग्रामीण मनोज कुमार के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजकुमार शाह, दिलीप कुमार, शत्रुघ्न कुमार, अनीश कुमार सिंह, राजा कुमार, मुजफ्फरपुर जिला के भाजपा नेता रत्नेश कुमार सिन्हा सहित काफी संख्या में लोग शामिल रहे। तय है कि गरीब के लिए काम कर रहे हैं। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने और उनका जो भी योजना देखेंगे उससे ज्यादा प्रदेश के गरीब लोगों का हुआ, तो उसका फायदा भी हम लोग को मिला। 2014 में जब हम चुनाव लड़े थे तो 2,25,000 वोट से चुनाव जीते और 2019 में 4,10,000 बढ़ गया। तो वोट जो बढ़ा वो देश के गरीब लोगों का बढ़ा, क्योंकि पहला फेज में बहुत लोगों को ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर नहीं था, लेकिन जो 5 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के जो रहा तो उसके कारण जो है गरीब लोगों का बहुत वोट बढ़ा। गरीब लोग बोरा में कस के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। तो इसके लिए इन लोग का भी आभार है और विश्वास रखिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है लगातार अच्छा काम करेगी, देश हित में करेगी। जो काम थोड़ा सा छूट बढ़ गया है उसको भी प्रधानमंत्री के संज्ञान में हम लोग लाएंगे। लगातार काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री 9.5 साल के कार्यकाल में न कभी बीमार पड़े हैं न कभी कोई छुट्टी लिए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और एक बात तो और गर्व करते हुए गर्व के साथ कि 9.5 साल के कार्यकाल में नरेंद्र भाई मोदी पर न उनके किसी मंत्री पर, यहाँ तक सांसद पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। यही एक बड़ी बात है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम कराने के लिए पुनः मैं दोनों मनोज जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आप लोग का भी बहुत आभार करता हूँ कि आप लोग बड़े मान सम्मान के साथ हमको यहाँ पर बुलाया, अपनी समस्याएं बताई। इतना जरूर ध्यान रखिए कि आपका सांसद आपके पंचायत में कम आए वो अलग बात है, लेकिन आपके काम अगर कोई भी हमारे संज्ञान में आता है तो उसको करने के लिए हमेशा हम गति बहुत। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज नवलपुर पोखर के पास रविवार की दोपहर 2 ट्रकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे एक ट्रक चालक गोपालगंज निवासी 55 वर्षीय नागेंद्र सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
उन्हें CSC में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें SKMCH रेफर कर दिया। जमादार दुर्गाराम ने बताया कि दूसरे चालक की स्थिति सामान्य है। इधर से आ रहे थे, इधर से गाड़ी जा रहा था, मार दिया है, पीछे एक्सीडेंट हो गया 3-4 किलोमीटर पहले। आगे से मार दिया? साइड से। आप इधर से आ रहे हैं? हाँ, इधर से। चालक हैं? जी। क्या नाम है? नागेंद्र सिंह। घर कहाँ है? घर है गोपालगंज जिला। मामला है कि हम लोग बल्थी चौक पर ड्यूटी में थे, गाड़ी लगा हुआ था बैंक के पास। तो सूचना मिला कि नौलपुर पोखरा पर 2 ट्रक आपस में लड़ गया है दोनों। वहाँ से हम लोग तुरंत घूम के गाड़ी आया तो देखा कि एक आदमी के लाद में चोट है, पूरा रड लग गया है। उसको उठाकर हम लोग साहेबगंज अस्पताल में इलाज करा दिए। कितने आदमी घायल है? एक आदमी है बस। ट्रक चालक? हाँ बस। ट्रक चालक नहीं, कोई उसका सही ठीक है। ठीक है एकदम। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? चल रहा है मेडिकल, चल रहा है इसका इलाज साहेबगंज अस्पताल में। ट्रक को जब्त किया जाएगा? ट्रक अभी तो रोड पर है। हाँ। मीनापुर विकास संघर्ष मोर्चा की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के गोबर सही स्थित एक विवाह भवन में आयोजित सभा में पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में शामिल सभी दलों के नेताओं ने हिंद केसरी यादव की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिले के प्रभारी मंत्री जितेंद्र राय और IT मंत्री इजराइल मंसूरी के साथ संगठन के संस्थापक लोक क्रांति उर्फ चिची यादव भी मौके पर मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के हर तबके के लोगों के प्रति हिंद केसरी यादव का जो लगाव था वह आज भी दिखता है। उन्होंने कहा कि आज भी मुजफ्फरपुर के लोगों के दिल में वे जीवित है। सामाजिक क्या है जहाँ जिले में जो गरीबों से का जो तरीका था, मिलने जुलने का जो तरीका था और गरीबों के प्रति वो आज के समय में कोई के लिए सीखने के विषय उनके सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। इन्होंने बहुत काम किया है। जहाँ तक इस जिले में जो लोग भी मिले, सभी लोगों से उनका काम करने का जो तरीका था, लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका था और गरीबों के प्रति उनका जो लगाव वो आज के समय में कोई प्रतिनिधि के लिए सीखने के विषय है। कोई भी प्रतिनिधि उनके आदर्शों पर चल कर सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित एक होटल में रविवार को आयोजित अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के युवा प्रकोष्ठ की बैठक में आगामी चित्रगुप्त पूजा के आयोजन और जातीय जनगणना के आंकड़े पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से गोलाबांध रोड में धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन करने के निर्णय का भी स्वागत किया गया। इस दौरान प्रकोष्ठ के महासचिव आकाश आनंद ने कहा कि सरकार की ओर से जारी जातीय जनगणना के आंकड़े पूर्णतः निराधार है। सरकार अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के आंकड़े पेश कर रही है। बैठक में जिला अध्यक्ष अंकित सक्सेना, उपाध्यक्ष विवेक गौरव, उपाध्यक्ष कुणाल रंजन, सचिव अमृत सिन्हा, मीडिया प्रभारी स्वराज श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष विवेक स्वरूप सहित संगठन के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा प्रकोष्ठ द्वारा जो जनसंख्या रिपोर्ट को लेकर जो नीतीश सरकार का जो रिपोर्ट आया है, इसको लेकर हम लोग बैठक किए हैं, जहाँ पे जो रिपोर्ट में हम लोग को दर्शाया गया है कि 0.6% की संख्या है हमारी बिहार राज्य में, जो कि पूरा का पूरा आधा से भी कम हमारी जनसंख्या बताई गई है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं इस नीतीश सरकार का। साथ ही साथ अगर देखा जाए राजनीतिक से प्रेरित ये सारा का सारा रिपोर्ट आया है, जहाँ पे अन्य जाति जो उनका अपना वोट बैंक है उसको प्रमोट कर रहे हैं वो, ठीक है। और साथ ही साथ जो अभी राजस्थान सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा कायस्थ उत्थान के लिए किया गया है, राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जहाँ पे इसका हम लोग राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस बैठक के माध्यम से। और आज की बैठक में हम लोगों ने जो आगामी चित्रगुप्त पूजा जो हमारा होने जा रहा है 15 नवंबर को, इसके लिए भी हम लोगों ने बैठक करके फैसला किया है कि शहर के गोलाबांध रोड स्थित
वहाँ पे हम लोग चित्रकूट पूजा का गठन करें और चित्रकूट पूजा का कार्यक्रम किया जाएगा, वहाँ पे बहुत जोर शोर से किया जाएगा उसमें। मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में रविवार को स्मृति श्रेष्ठ गिरिजा प्रसाद श्रीवास्तव शतरंज, कैरम और लूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी वर्गों के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में काफी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। संगठन के सदस्य अखिलेश कुमार मणि ने बताया कि चित्रांश समाज की ओर से आयोजित इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर, साथ ही चित्रांश समाज के गिरिजा प्रसाद श्रीवास्तव की याद में किया गया है। आज लोकनायक जयप्रकाश का पुण्यतिथि है और साथ साथ हमारे चित्रांश खेल प्रकोष्ठ के सदस्य श्री मुकुल बाबू के पिताजी श्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद श्रीवास्तव जी का पुण्यतिथि भी है। इस उपलक्ष्य में आज चित्रांश खेल परिषद के द्वारा एक खेल का आयोजन किया गया, जिसमें कैरम बोर्ड, लूडो और शतरंज की प्रतियोगिता है। इनमें चित्रांश परिवार के बच्चों, औरतें और युवा लोगों ने भाग लिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेम न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।